नमस्कार मित्रों, मैं सुनील शर्मा डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी लास्ट क्लासेस सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में मैंने आपको प्रदान की थी, रिकॉर्डेड है। आप जाके उसको डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। वहां से और भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अथाह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उस क्लासेस से संबंधित पीडीएफ की जानकारी के लिए डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे आपको मेरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में अपन ने पढ़ लिया था भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत अपन कर चुके थे पढ़ा के, अंत तो वो पहले ही कर चुके थे, आज के 4-5 हजार साल पहले। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत का जो कालक्रम था वो कब से कब तक का था? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। तो 1750 पे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो चुका था। मतलब उस सभ्यता में जितने भी नगर बसे थे, नगरों की बात करेंगे, गांवों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। तो जितने भी नगर बसे थे, मैंने आपको बताया था नगर कौन कौन से थे। एक एक नगर के बारे में अपने जानकारी ली थी, किस नगर में क्या मिला था, अपने पूरा जो है वो जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, अब 1750 में जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया तो 1750 ईस्वी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अपन। तो 1750 ईसा पूर्व के बाद में क्या रहा कि यहां पे अपनी जो भारत भूमि है, अभी वर्तमान की भारत भूमि की बात नहीं कर रहे, मैं पुराने वाली भारत भूमि की बात कर रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान भी अपने ही देश का हिस्सा रहा करते थे। ठीक है, तो वो 1750 ईसा पूर्व में जब एक सभ्यता का अंत हो गया तो उसको तो अपन डाल रहे हैं मिट्टी। उसके बाद में भाई साहब वहां पे कुछ लोग और आए। ठीक है, उनको पता नहीं कि नीचे सभ्यता दबी हुई है, वो उनको नहीं पता था, वो अपने खोजकर्ताओं को पता था, जिन्होंने खोजा, खोद के कि इसमें ये चीजें मिली। मिट्टी आ गई, मान लो सपोज ये कोई सभ्यता थी, ये आदमी था किसी सभ्यता का, ये मर गया, ये मर गया। ठीक है, यहां से नदी वदी आई, रेत वेत आए, भूकंप आए, सुनामी आए, तो ये सब क्या है, मिट्टी के नीचे दब गए। ठीक है, अब ये 1750 ईसा पूर्व का जो मामला था ये खत्म हो गया, ये इसकी बात ही नहीं करेंगे अपन। अब भाई साहब क्या हुआ कि लगभग 1500 ईसा पूर्व की बात करें, इसके कितने सालों के बाद? 1500 ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? 1500 ईसा पूर्व में 1500 ईसा पूर्व मतलब लगभग इसके 250 साल के बाद में, 250 साल या 150 साल? 1750 में 1500 माइनस करो, कितने बचे? यहां पे जो है ये दब गया, सिंधु घाटी सभ्यता थी, मान लो ये कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इसके लगभग जो है वो 150 साल के बाद में जो कौन आए? आर्य। आर्य मतलब इंसान ही थे, उनको आर्य बोला जाता है। जैसे अपन इंसान है तो अपन को हिंदू बोला जाता है, वैसे उस जमाने में जो वो इंसान वहां से आए, कहां से आए इसके बारे में भी बात करेंगे अपन अभी। तो कुछ इंसान आए बाहर से, बाहर के देशों से, कोई कहता है ईरान से आए, कोई कहता है भाई साहब कश्मीर से आए, कोई कहता है कहीं और से आए, अफगानिस्तान से आए, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो कुछ लोग आए, ये आए पशु चराने के लिए। पशु चराते चराते क्या होता है, जब चरवाहे जो होते हैं ना, पशु चराने वाले, तो सपोज आप अपने भेड़, गाय, बकरियां, भैंस लेकर निकले हो। पशुपालन तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, खेती सिंधु घाटी सभ्यता से हो रही है। तो पशुपालन और जगह भी था, और जगह भी रहा होगा, और जगह से अपने कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, रहा होगा। और जगह से जो पशु जो चरवाए रहे हैं, पशुओं को चराते वो यहां तक आ गए थे। कहां तक? ये अपना देश तक। ठीक है, मान लो ये सपोज अपना देश है फॉर एग्जाम्पल, अपने देश तक आ गए थे। अपने देश तक आए तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जो ये तो दब चुकी है, इसके ऊपर जब आया है ना, तो यहां आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो हरियाली है यार। हरियाली क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये नदियों वाले क्षेत्र है पूरे, जहां नदियां ज्यादा वहां हरियाली ज्यादा, सिंपल बात है। ठीक है, अगर मान लो सुनामी भी आई होगी तो नदी तो वहीं रहेगी, भूकंप भी आएगा तो भी नदी तो वहीं रहेगी। नदी थोड़ी सी भूकंप की वजह से थोड़ा सा चेंज हो सकती है, पर पानी तो वही रहेगा, बहना तो बंद नहीं करेगा ना वो। तो यहाँ जो नदी आती है उसकी वजह से यहाँ हरियाली थी तो पशु चरते हैं, तो पशुओं का चराते चराते वो इस जगह पे आ गए। ठीक है, तो आर्य लोग जो आए तो उसी आर्यों के नाम पे आर्यों ने अपनी सभ्यता बसाई आगे की।
तो उन्हीं आर्यों ने जो सभ्यता बसाई वो सभ्यता को अपन बोलेंगे वैदिक सभ्यता। क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता। नाम से ही स्पष्ट है, वैदिक मतलब जो वेदों का मामला रहा होगा। वेद जो कि मैं आपको शुरुआत में फर्स्ट क्लासेस से बताते आया हूं, फर्स्ट क्लास से अभी तक लेकर वेद लगभग आपको याद हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो भी मैं बता दूं, 4 वेद होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद होते हैं। ये चारों वेद जो जिस सभ्यता में लिखे गए थे वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। चारों वेदों को लिखा गया था इसमें। और ये वैदिक सभ्यता किसने बसाई थी? वेदों ने थोड़ी बसाई थी, वेद तो ग्रंथ थे, वेद ग्रंथ थे और आर्यों ने बसाई थी। और आपको पता होता अपने देश को आर्याव्रत भी कहते हैं। वो आर्याव्रत आर्यों की वजह से ही कहा जाता है। हिंदुस्तान कहते हैं क्योंकि सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बना। तो इस सभ्यता ने तो अपन को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। और इस सभ्यता ने अपन को क्या नाम दिया? आर्याव्रत। आर्याव्रत। आर्याव्रत किसको बोलेंगे? अपने भारत को, भारत देश को। ठीक है, क्योंकि ये आर्यों ने बसाया था। आर्य लोग यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे खेती की, भाई पशु चराने आए तो उनको पता लगा हरियाली है भैया, तो यहाँ पे जो खेती की टेक्निक जानते थे तो खेती करना उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आर्य लोग रहने लग गए। अब जैसा कि अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि उनका सामाजिक स्तर कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनकी राज व्यवस्था कैसी चलती थी, ये अपन ने उस टाइम पे जानकारी ली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। वही जानकारी अपन यहाँ पे भी प्राप्त करेंगे इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें? मामला क्लियर है? नहीं है? अच्छा, मुझे लगा कि नहीं है सर। अपन अब पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आप टॉपिक डाल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। आज इसका श्री गणेश कर रहे हैं अपन। वैदिक सभ्यता। वैदिक मतलब ये किससे बना हुआ है? वेदों से बना है। वेदों से बनी हुई सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाती है। वेदों से बनी हुई जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता कहलाती है। वेदों का अर्थ क्या है? जानना। वेदों का अर्थ क्या होता है? जानना, ज्ञान। जानना अथवा ज्ञान। सिंपल सी बात है कि भाई साहब ये वो सभ्यता है जिनसे अपन को ज्ञान मिला है, जिनसे अपन ने सीखा है। पहले क्या होता था, आपने बहुत सीरियल्स देखे होंगे, महाभारत रामायण देखी होगी, तो आज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भवन के अंदर, तो पहले ऐसे नहीं पढ़ाई करी जाती थी। पहले पढ़ाई कैसे करवाते थे? जो गुरु लोग होते थे, अभी तो मास्टर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, सर बोलते हैं, पहले गुरुजी बोला करते थे। वो गुरुजी जो थे वो मोस्टली सबसे पहला जो उनका दायित्व था वो था राज परिवार के बच्चों को पढ़ाना। जो राजा के बच्चे होते थे, राजा की रानी एक तो होती नहीं थी, अथाह संख्या में रानियां हुआ करती थी, जिसको मूड आया उसको रानी बना लेते थे वो। फिर उनके बच्चे होते थे, बच्चे एक तो होता नहीं था, बच्चे भी जो है वो अथाह मात्रा। आप महाभारत के अंदर आप जाओ, कौरव कितने थे? कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। पांडव भाई, ये कमी है अपने सभ्यता में, इसलिए ये जरूरी है वेदों का ज्ञान। तो कौरव 100 थे, हालांकि कौरव 100 थे तो वो ऐसा मामला नहीं था कि उनके 100 रानियों से हुआ है, ऐसा कोई मामला होता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उनको कोई उन्होंने तपस्या की थी, फल मिला था, फल से बच्चे हो गए, ऐसा भी कॉन्सेप्ट था पहले। ठीक है, लेकिन अगर अपने उसकी बात करें, पहले शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए चबूतरे हैं बाहर, आपने देखा होगा सीरियल्स के अंदर, चबूतरा है, पेड़ है, वहाँ गुरुजी बैठे हैं, बढ़िया दाढ़ी वाड़ी शानदार, बिल्कुल वाइट कलर की, बिल्कुल डेकोरेटेड, कंघी की हुई दाढ़ी रहती थी, बिल्कुल एक चेहरे पे शानदार सा तेज होता था। वो गुरुजी अपने सामने शिष्य बैठे रहते थे, आलती पालती बना के। आलती पालती जानते हो? जैसे कहाँ भोजन करते हैं अपन, ठीक है, वो आलती पालती बना के बैठते थे। और आलती पालती बना के उसमें जो ज्ञान मिलता है ना, ऐसा कहा जाता है,
अपने जो कॉन्सेप्ट आया है कुर्सियों पे बैठने का, मुड्डों पे बैठने का, ये कॉन्सेप्ट अगर अपन टेक्निकली, साइंटिफिकली और आध्यात्मिक तौर पे बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ज्ञान का ग्रहण अपनी बॉडी करती है तो आलती पालती वाली अवस्था में करती है। इसीलिए योग भी हमेशा उसी अवस्था में किया जाता है। अपनी बॉडी अगर किसी चीज का अडॉप्शन करती है ना, ग्रहण करती है, तो उसकी मात्रा जो है मतलब वो बहुत इजीली और लंबे टाइम तक अगर अपन को याद रखने, तो जो अपनी बॉडी का जो पोस्चर है वो पोस्चर आलती पालती वाला ही रहता है, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो वो सब आलती पालती बना के बैठते थे। गुरुजी जो ज्ञान देते थे, तो जो गुरुजी बैठ के जो ज्ञान देते थे ना, वो ज्ञान क्या होता था? वो वेदों का होता था। उनको वेदों के बारे में बताते थे। वेदों के अंदर श्लोक है कई सारे संस्कृत में लिखे हुए, हिंदी अंग्रेजी का मामला नहीं था उस टाइम पे, संस्कृत में लिखे हुए, प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए, कई सारी भाषाएं उस टाइम पे होती थी, उन भाषाओं में लिखे, पर संस्कृत में लिखे हुए, दैट्स वाई अपन पढ़ पाते हैं आज भी इजीली। ठीक है, तो वो जो श्लोक थे, वो श्लोक गुरुजी इधर से बोलते थे, मंत्रोच्चार करते थे, एक तरीके से मंत्र बोल सकते हैं आप उनको। उधर से सामने से जो बच्चे जो है उनके पीछे पीछे बोलते थे, जैसे कर्मण्यवादी काइंड ऑफ, वो सामने बच्चे उधर से बोल रहे हैं बैक टू बैक, तो उनको रटाते थे वो श्लोक, और श्लोकों का अर्थ बताते थे, और उन श्लोकों को अपने लाइफ में उतारने का उनको ज्ञान देते थे कि भाई साहब ऐसे ऐसे करना है। तो चबूतरे पे बैठ के जो ज्ञान दिया वो तो दिया शास्त्र का, और फिर चबूतरे के उधर जो है वो तलवार चलाना, सिखाना, करना है, उसको बोलेंगे शस्त्र का ज्ञान। तो शस्त्र और शास्त्र का जो ज्ञान था वो गुरुजी पहले खुले में बैठ के दिया करते थे, नेचर के बीच में। चिड़ियों की चहचहाट रहती थी बढ़िया कायदे से, नेचुरल विंड चल रही, नेचुरल हवा चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं शानदार। अपने यहाँ पे तो नेचुरल एयर का मामला खत्म, एसी मोस्टली होता है, चिड़ियों की चहचहाट तो दूर की बात है, यहाँ से बच्चों की चहचहाट रहती है। ठीक है, तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया। तो वेदों का बेसिक अर्थ क्या है? जानना, मतलब ज्ञान, ज्ञान फैलना। इन्होंने खूब ज्ञान फैलाया अपने सामने, पर यह है कि हाँ, इसको अडॉप्ट करने वाला इंसान चाहिए। पढ़ने में अपन कुछ भी पढ़ लेगा भाई साहब, अपन को किसी के साथ किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी लाइफ में उतारना और पढ़ना, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वो ज्ञान अपन ने पढ़ा है, लिया नहीं है। तो ये क्या है? इनका अर्थ, इनका मामला यूं है कि भाई साहब जो ज्ञान हम आपको देके जा रहे हैं वो आप उतारो लाइफ में, लाइफ के अंदर। क्लियर? वेद का अर्थ जानना अथवा ज्ञान। वैदिक सभ्यता किसने बसाई? वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। और वैदिक सभ्यता जो है वो दो भागों में अपन ने बांट दी। वैदिक सभ्यता दो भागों में बांट दी। आप पूर्व वैदिक काल बोल सकते हैं या उत्तर वैदिक काल बोल सकते हैं, दो चीजें हैं, पूर्व वैदिक काल अथवा। लेकिन पूर्व वैदिक काल का जो मामला है ना, क्योंकि वेद कितने हैं अपने? वेद है 4, राइट। उसमें 4 वेद में सबसे पुराना जो वेद है और सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। फिर सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे पुराना है और सबसे पहले है, इसलिए अपन जो पूर्व वैदिक काल को अपन ऋग्वेद काल भी बोल सकते हैं। जैसे कि अपन ने उसमें बोला था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नगर कौन सा मिला था? हड़प्पा। तो उसको अपन ने क्या बोला था? हड़प्पा सभ्यता भी है ये। ठीक है, तो इसको आप बोलो या तो पूर्व वैदिक काल लिखो, वैसे मोस्टली अपन ऋग्वेद काल के हिसाब से बात करेंगे। पूर्व वैदिक पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। लिख लिया? अब पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता को अपन क्या बोलेंगे? ऋग्वेद कालीन भी आप बोल सकते हो।
ऋग्वेद कालीन बोलो या पूर्व वैदिक कालीन बोलो, ठीक है। लिखो, फिर इसका समय के आधार, समय कब रहा, इसका कालक्रम कब रहा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर मामला? समझ में आ रही है कहानी? एक तरीके से इसको सिर्फ आपको ये इमेजिन करके चलना है कि एक मूवी चल रही है सामने, एक पिक्चर चल रही है, आर्य आए थे, गलती से उनको जगह मिली, पर वहाँ उनको लगा हरियाली है भैया, तो वहाँ पे वो बस गए, वहाँ रहने लग गए, धीरे धीरे लोग आने लग गए, उनके गांव के लोग, कबीले के लोग आने लग गए, वहाँ रहने लगे। उनके अब जो वहाँ रहे, वो उनका खान पान क्या था, वो रहते कैसे थे, उनका सामाजिक जीवन क्या था, इसी के बारे में जानकारी अपन पढ़ेंगे। और जब आर्य वहां रहने लगे, उसी टाइम पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण किया गया, ग्रंथ लिखे गए। पहले क्या थे, इनको श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। पहले जैसे मैंने आपने कहा ना, आपसे कहा कि गुरुजी कभी भी उनके पास बोर्ड नहीं था, बोर्ड पे लिखा के कभी नहीं पढ़ाते थे वो, मोस्टली वो बोलते थे, बच्चे सुनते थे और रटते थे। तो इसको क्या है, श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। ये जो ग्रंथ रहेंगे ना, तो श्रुति साहित्य, श्रुति मतलब सुनना, साहित्य मतलब ग्रंथ, जो साहित्य रचनाएं होती है, ठीक है। लिख लिया? पूर्व वैदिक काल का जो टाइमिंग है, मैंने आपसे कहा था कि 1750 पे अपना सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था, ठीक है। और इसका जो शुरुआत हुई थी वो कब से कब तक हुई थी? 1500 से, मैं मोटा मोटा यहां बता दो, फिर उसमें टुकड़ों में अपन डिवाइड कर लेंगे। ये 1500 ईसा पूर्व से इसका जो मामला था वो था 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से जो इसका कालक्रम रहा वो कब से कब तक का रहा? 600 तक। और ऋग्वेद काल की अपन बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से इसका जो टाइमिंग रहा वो 1000 ईसा पूर्व तक चला। ये 500 साल ये चला, 500 साल ये चला। और ऋग्वेद काल जो था, उस टाइम के लोग जो जिस तरीके से जीते थे, उनकी सभ्यता का अंत हुआ। फिर उसके बाद में जो दूसरी सभ्यता आई उसको बोलेंगे उत्तर वैदिक कालीन। तो ये 1000 में खत्म हुआ और 1000 ईसा पूर्व से इसका शुरुआत हुई। कहां से कहां तक? 600 तक। तो इसका मतलब क्या है कि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पूरी वैदिक कालीन सभ्यता चली, ठीक है। 1500 से 600 चली, दो टुकड़ों में बांटा। 1500 से 1000 तक अपन एक टुकड़े की बात करेंगे और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक दूसरे टुकड़े की बात करेंगे। मतलब क्या, ये सभ्यता कितने साल चली? 900 साल चली। अब 900 साल कोई सभ्यता चली तो अथाह परिवर्तन, अपने तो 10-20-30 साल के अंदर ही बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। आज जिस कैटेगरी में अपन है, जिस कंडीशन में अपन आज वर्तमान में जी रहे हैं, आज के अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें तो उस जमाने में अपन कितने बैकवर्ड हुआ करते थे, कितना परिवर्तन हुआ है उसके बाद से। शायद जिस टाइम पे आज के 20 साल पुरानी बात करें तो मास्टर जो है बढ़िया, घर वाले कहते थे कि भैया चमड़ी चमड़ी तेरी, हड्डी हड्डी हमारी, दूंच इसको पकड़ के, पढ़े नहीं तो बढ़िया लाल कर दे कायदे से। तो मास्टर जो है बढ़िया कायदे से पीटते थे, सब पीटे हुए होंगे अगर अपन ने वो दौर देखा होगा तो। और जो आधुनिक दौर में आया होगा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं यूजुअली, वहां तो अगर बच्चे का थोड़ा सा खरोच भी आ जाए तो अखबारों में छप जाती है आजकल, अध्यापक ने की छात्र की पिटाई, अध्यापक गिरफ्तार। उस टाइम पे नहीं होता था ऐसा कोई सिस्टम। अध्यापक पिछोड़ा लाल करते थे कूट कूट के कि इधर याद नहीं करके आया तू। पहले तो हाथ लाल करते थे, डंडे हाथ में सबने खाए होंगे, सिंपल सी बात है। कोई अगर मान लो सपोज इंटेलिजेंट लड़की है, मोस्टली लड़कियां इंटेलिजेंट हुआ करती थी क्लास में अगर है तो, क्योंकि उनके जो बुद्धि लब्धि है कंपैरेटिवली टू लड़कों का ध्यान कहीं और होता था। तो लड़की जो थी कोई इंटेलिजेंट लड़के से खड़ा कर दे, खड़ी हो मीनाक्षी, पढ़ के आइए बेटा, हाँ पढ़ के आए हो सर, ये क्वेश्चन बता। तो वो क्वेश्चन का आंसर वो दे देती थी। उस दूसरा क्वेश्चन की बारी आती थी, सारे क्लास खड़ी हो जाती थी भाई साहब, और मीनाक्षी ने जवाब दिया। मीनाक्षी बोलते सबके पीछे से गुम्बे मार, जो पीछे जाके यहाँ पे मारती थी सबके। ऐसा हुआ कभी पीठ पे खाई किसी ने? नहीं खाई। तो ऐसा दौर था। उस दौर से अपन बहुत आगे आधुनिक हो चुके हैं। ये तो सिर्फ मजाक वाली बात थी, आधुनिक मतलब साइंटिफिकली तौर पे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं अपन। तो ये 900 साल सभ्यता चली तो इसमें अथाह परिवर्तन हुए होंगे,
ठीक है। अपन फिर भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने ओवरव्यू पढ़ा था ना पहले, ओवरव्यू लाइक कि भैया सारी नगरों की जो मेन जो कॉमन चीजें हैं वो ये है रही है, उसमें कांसे की मूर्तियां रही है, उसमें फलाना रही है, वो नगरीय सभ्यता थी, ये अपन ने पढ़ी थी। ऐसा इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक का मामला। रटने वाली कोई विशेष चीज? 1500 में 900 घटा दो, 600। 1500 से 600 तक वैदिक सभ्यता का कालक्रम रहा है, और 1500 से 1000, मतलब राउंड फिगर वाली डिजिट की बात करें अपन, 1500 1000, 500 रुपए हटा दो इसके अंदर से, 1500 रुपए दिए, 500 हटाओ, 1000 रुपए रह गए, तो मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता चली? और 1000 से 600 जो थी वो कौन सी सभ्यता चली? उत्तर वैदिक कालीन। क्लियर? अब क्या रहा, ये जो सभ्यता रही वेदों वाली, इसके अंदर जो आर्य आए, आर्य रहने लगे, तो रहने लगे तो वहां जो अपन को प्रमाण मिला है, जो अपने खोजकर्ताओं को प्रमाण, अच्छी बात यह है कि इसमें अपन को खोजकर्ता नहीं पढ़ना है। जो माता फोड़ी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में थी ना, कौन सा क्या नाम था, कौन से सन में खोजा था, आधे से ज्यादा यही चीजें अपन को कम याद रहती है। अच्छी बात यह है कि इसमें नहीं खोजना है, अपन को नहीं पढ़ना है कि किसने खोजी थी, कौन से सन में खोजी थी, भाड़ में जाए सब, अपन को क्या मिला है उसके बारे में जानकारी चाहिए बस। तो बेसिकली अगर इसके बारे में बात करें सबसे पहले, तो ये क्या है, ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। पूर्णतः ग्रामीण, अरे आइए आइए आइए, धन्य भाग्य हमारे, पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया था कौन सी सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। नगर मतलब शहर, और अपन शहर से कहां आ गए? गांव। अल्टीमेटली इतिहास खुद को दोहराता है, लोग गांव से माइग्रेट होकर शहर में आ चुके हैं अभी, पर ऐसा दौर भी आएगा जब वापस से लोग जो है वो शहरों से लौटकर गांव में जाएंगे, क्योंकि उसका जैसा नेचुरल एटमॉस्फेयर ना शहरों में बचा है। अपने यहाँ का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI को बोलते हैं, जो पोल्यूशन नापता है ना, उसको भी उठा के देखा तो कोटा जो है वो लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे राजस्थान में प्रदूषित शहरों में। तो यहाँ से ये आधे से ज्यादा बीमारियों की जड़ ये चीजें हैं, तो यहाँ से लोग माइग्रेट होंगे। ठीक है, अब कब होंगे वो तो अपने वार्ड में जाए, अपने अभी हाल फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता रही है, कौन सी सभ्यता? वैदिक कालीन सभ्यता। ठीक है, ये पूरी ग्रामीण सभ्यता थी, गांव के लोग रहते थे इसमें। सिंपल बात है, गांव के लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? खेती पे, कृषि पे, जानवर पालते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंडेंट थे? ये क्या करते थे? जीविकोपार्जन किससे होता था? जीविका मतलब जीविका, जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसका उपार्जन। ठीक है, मुख्यतः कृषि एवं जीविकोपार्जन मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन से होता था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनका समाज था, उनपे जो घर थे उनके, समाज बोले या घर बोले, समाज नहीं बोलेंगे, एक तरीके से घर बोले। आज अपने घरों में सबसे मुखिया कौन, सबसे प्रधान कौन होता है? पिताजी। ठीक है, मेल कैंडिडेट, सिंपल बात। उस सिंधु घाटी सभ्यता में मुखिया कौन हुआ करती थी? माता। तो उस समाज को, उस घर को, उस व्यवस्था को क्या बोलते थे अपन? मात्र सत्तात्मक। माता की सत्ता चलती थी वहां पे, माता का राज चलता था। माता ही कूट सकती थी, किसी को कूटना है तो, वो तो आज भी कूटती है, नई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आदमी बच्चे कूटे होंगे, अपन आप में सब कूटे होंगे, पिताजी ने तो हाथ कम ही लगाया होगा, सबसे ज्यादा कूटती माँ, छोटी छोटी बातों पे दौड़ने के पड़ जाते इधर। ठीक, तो ये उस जमाने का जो समाज था, उस जमाने के जो घर थे, उस जमाने का जो रहन सहन था, उस जमाने के जो लोग थे, उनके घरों के अंदर जो सत्ता चलती थी मात्र सत्तात्मक थी। और ये जो सत्ता चलती थी यहाँ पितृ सत्तात्मक है, यहाँ पिताजी की चलती है। समाज कौन सा था? पितृ सत्तात्मक। समाज पितृसत्तात्मक था, पर पितृसत्तात्मकता इसका अर्थ यह नहीं है कि भाई ऐसा महिलाओं की कोई विशेष स्थिति नहीं। एक्चुअली क्या था कि ऋग्वेद काल जो था ना, वो
अगर दोनों में कंपैरिजन अपन करें उत्तर वेद काल में और ऋग्वेद काल में, तो ऋग्वेद काल ज़्यादा अच्छा था कंपैरेटिवली उत्तर वैदिक कालीन। ज़्यादा अच्छा इसलिए था क्योंकि ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति बहुत शानदार थी, महिलाओं को बहुत इज्जत मिलती थी, बहुत सम्मान मिलता था ऋग्वेद काल में। उत्तर वेद काल में नहीं मिलता था। उत्तर वेद काल में जो है उनकी स्थिति सोचनीय दयनीय सी हो गई थी, जो कई लोगों ने कई समुदाय में आज भी रहती है। कई महिलाओं को आज भी जो है वो दबाया सप्रेस किया जाता है, लाइक तू पढ़ेगी नहीं, तू नौकरी नहीं करेगी, तू अपने तरीके से नहीं जिएगी। तो वो छूट वाला जो मामला था ना, वो नहीं था उत्तर वेद काल में, लेकिन ऋग्वेद काल में था। ऋग्वेद काल में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता था, महिलाओं को जो है वो अलावेंस दिया जाता था, उनको आज्ञा दी जाती थी कि भाई साहब आप जो अपने पंचायत होती थी उस जमाने में, कबीले जो होते ना, कबीलों के सरदार होते थे, घोड़े लेके आते थे, मूवी डाकू वाली मूवी देखी होगी तुमने। तो वो जो कबीले मतलब लोगों का एक ग्रुप, कबीले बोलते थे उनको। तो कबीलियों की जो मामला रहता था ना, उसमें महिलाओं को भागीदारी लेने का अधिकार था कि महिलाएं आ सकती है, महिलाएं उसके अंदर अपने निर्णय दे सकती है, अपनी सलाह दे सकती है। उत्तर वेद काल में क्या रहा, जो अपन मोस्टली मूवीज देखते हैं तो वहाँ जब कबीलों का मामला चलता है, सरदार खड़ा है, तो सामने मोस्टली लोग मतलब मेल कैंडिडेट खड़े रहते थे। ठीक, महिलाओं की स्थिति जो थी गायब हो चुकी थी। महिलाओं से बोलते तुम घर पे रहो भैया, रोटी पानी बनाओ। ऋग्वेद काल में उनको जो है छूट मिलती थी कि आप हमारे साथ में भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में ऋग्वेद कालीन महिलाओं का सम्मान उच्च होता था। ऋग्वेद काल में जो महिलाओं का सम्मान जो है वो उच्च होता था। उत्तर वेद काल में थोड़ा सा कम हो गया, उस लिखाने की आवश्यकता नहीं है। लिख लिया। अब क्या रहा, ये तो था महिलाओं का मामला। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो खेती पशुपालन पे डिपेंडेंट थे। इसी खेती में वही गेहूं, जौ, चावल, इस प्रकार की खेती वो किया करते थे। ठीक है, यहाँ जो व्यापारी होते थे, व्यापारी मतलब जो बिजनेस करते थे, जो चीज़ों को बेचते थे, चीज़ें मतलब वस्तुएं किसी प्रकार की जो हो, बिजनेसमैन जिसको बोलेंगे अपन, तो व्यापारियों को उस जमाने में जो है व्यापारियों को उस जमाने में, से आज अपन व्यापारी, व्यवसायी, बिजनेसमैन बोलते हैं, उस जमाने में क्या बोलते थे, पणी या वणिक। व्यापार नहीं बोला है मैंने, व्यापारी बोला है। शब्दों पे ध्यान दो, मेरे हर शब्द जो है वो तथ्यात्मक रहेंगे। व्यापार होता है बिजनेस और व्यापारी होता है बिजनेसमैन। तो बिजनेस, हाँ मैंने यही तो कहा कि व्यापारी जो है वो बिजनेस करने वाला, बिजनेसमैन बोला ना मैंने। तो बिजनेसमैन को उस जमाने में पणी बोलते थे, वणिक बोलते थे या वणिज बोलते थे। अब ये जो वणिज है ना, इसी वणिज से आज वाणिज्य बना है। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, कॉमर्स जो सब्जेक्ट होती है। कॉमर्स दिमाग में आता है, अपने दिमाग में किया जाता है कौन किससे संबंधित रहा होगा ये सब्जेक्ट, कि भैया कॉमर्स का जो मामला है वो या तो सीए बनेगा आगे, जो कॉमर्स पढ़ने वाला, और सीए किसका होता है, बिजनेस पर्सन्स का। बिजनेस पर्सन्स के सीए होते हैं, वो अकाउंटेंट्स होते हैं, तो वो लेखा जोखा संभालते हैं। तो वो वणिज यहीं से आया है। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। वणिज मतलब वाणिज्य को याद रखना भैया, वणिज, वणिक या पणी, अणा अणा जहां आ जाए कि ये मामला जो है वो व्यापारी को बोला जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि पणी निम्न में से किसको कहा जाता था, वैदिक कालीन सभ्यता में पणी किसको कहा जाता था, व्यापारी, नीचे इधर से आएगा किसान, इधर से आएगा आम आदमी, इधर से आएगा राजा। तो याद तो होना चाहिए कि किसको बोलते थे। क्लियर, मान लिया, बड़े आगे। अब ये था मामला व्यापारियों का। उस जमाने में जो सत्ता चलती थी
जो वहाँ के लोग रहते थे, भाई सिंपल बात है, आज मान लीजिए अपन 5 जने हैं, 10 जने हैं, 20 जने हैं, उन 20 जनों में से अगर वो अपने को क्लास चलानी है या कोई घर चलाना है या देश चलाना है तो एक लीडर तो खड़ा होता ही है, जो मेन लीडर है, जिसको निर्णय लेने का अधिकार होता है। आज अपने देश का लीडर कौन है? अपन वास्तविक लीडर कौन है अपने देश का? वास्तविक एक्चुअल लीडर कौन है? राष्ट्रपति, एक्चुअल लीडर। संवैधानिक प्रमुख जिसको बोलेंगे, संविधान में जो सबका काका जो कहा गया वो राष्ट्रपति है। और काल्पनिक जो है काल्पनिक प्रमुख प्रधानमंत्री। कारण क्या है कि वास्तविक का अर्थ क्या है और काल्पनिक का अर्थ क्या है? काल्पनिक जो है वो चुना जाता है लोगों के माध्यम से। अल्टीमेटली अपन वोट देते हैं किसको, किसके लिए वोट देते हैं? तो विधानसभा चुनाव में अपन भागीदारी लेते हैं या लोकसभा चुनाव में भागीदारी लेते हैं? आम आदमी की बात कर रहे हैं। आप वोट 2 देंगे, या तो विधानसभा मतलब एमएलए के लिए, विधानसभा में बनता है एमएलए जो अपने यहाँ के लोकल जो है मेंबर्स रहते हैं, और विधायक जिनको बोलेंगे। और इधर अपन जो दूसरा वोट देंगे वो देंगे किसके लिए? एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का जो सदस्य है, संसद का सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य। राज्यसभा के सदस्य के लिए अपन वोट नहीं देते हैं, 2 सदन होते हैं संसद के अंदर, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। तो जिसको अपन ने चुना एमपी को, और एमपी अपन ने अपने क्षेत्र का एमपी अपन ने चुना, ऐसे कई सारे क्षेत्रों के एमपी चुने गए, तो एमपी मिलके जो है वो वोट करेंगे कि भैया अपने बीच में से जो पार्टीज होती ना, बीजेपी, कांग्रेस, व्हाटएवर जो भी और भी पार्टीज है, बीजेपी के अपन ने वोट दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 200 एमपी को अपन ने पूरे इंडिया के अंदर वोट दिया, अपन ने तो एक ही दिया, अपन को किसको देना भैया, या तो ओम बिरला को दोगे या फलाना को दोगे, तो अपन ने अपने हिसाब से चूज किया। चूज करने के बाद एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का खड़ा किया, इसे हर क्षेत्र ने एमपी खड़े किए। एमपी का मामला जो आया 200 में से मान लो सपोज 150 बीजेपी को मिले, तो बहुमत है, मेजोरिटी उनकी है, तो मेजोरिटी उनकी, तो भैया वो बोलेंगे भैया हम सरकार बनाएंगे, हमारी चलेगी। अब तो 150 में से वो एक आदमी को चुनेंगे, भैया तू हमारा प्रधानमंत्री रहेगा। मंत्रियों का जो प्रधान है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि जब वो प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वो काल्पनिक मामला है, वो कोई और चुन रहा है। यहाँ राष्ट्रपति का मामला है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर अपन आम आदमी भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर जो है संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सदस्य कौन? एमपी वगैरह जो है। विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लोकल विधानसभा हो गई, उनमें से चुना जाता है कि ये राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री बोलेगा भैया मैंने ये राष्ट्रपति, ये फलाना आदमी को मैंने राष्ट्रपति बनाया है, मैंने द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया है, किसी को ऑब्जेक्शन कि नहीं, कि इसके पक्ष में कौन कौन वोट डालेगा? मेरी पार्टी के 150 आदमी है, उनको झक मार के डालना पड़ेगा। तो बिना किसी निर्विरोध, बिना किसी विरोध के अपने राष्ट्रपति चुने गए थे इस बार भी, द्रौपदी मुर्मू जी, याद है अभी का वर्तमान के राष्ट्रपति, या मनमोहन सिंह जी है, ठीक है। खैर, तो उस जमाने में भी एक राजा का चुनाव होता था, और राजा को जो चुनते थे उनको बोलते थे समिति, जो आज बोलते हैं कमेटी। कमेटी बैठी है यहाँ पे, कमेटी को हिंदी में समिति बोलते हैं आज भी, ठीक है। तो उस जमाने में सभाएं, मतलब लोगों की जो सभाएं थी, लोगों का जो ग्रुप था, कबीलों का जो मामला था, वो 2 प्रकार से चलता था। एक तो था सभा, एक थी समिति। मित्रों 1 घंटा ही ध्यान देना है, कहानी के तौर पे बता रहा हूं। हाँ, अरे वाह यार, कमेटी बनाओगे, गजब। तो जो तंत्र था ना, वो तंत्र 2 प्रकार से चलता था। पहला प्रकार था सभा, तो कमेटी मत बना, तो सभा बना, क्योंकि सभा क्या है कि बड़े बूढ़े आदमियों का ग्रुप होता था। तो बड़े बुजुर्गों का ग्रुप होता था, बड़े बुजुर्गों का समूह होता था। ये क्या करते थे? वही बड़े बुजुर्गों का क्या काम है? सलाह देना, सलाहकार होते थे। ठीक है। और दूसरी होती थी समिति। समिति क्या करती थी? राजा का निर्वाचन करती थी, राजा का चुनाव करती थी। अब इसका अर्थ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एक समिति राजा का चुनाव करती थी, इसका अर्थ क्या है कि भाई साहब ऐसा सीन नहीं था कि सोनिया गांधी का बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। वहां ये सीन था, मतलब जो राजतंत्र बोलते हैं, जो आज अपन बोलते हैं ना राजतंत्र बोलते हैं, ये जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह जी।
अमर सिंह जी महाराणा प्रताप मरे, अमर सिंह जी उनकी जगह बैठे, प्रजा ने नहीं चुना उनको, वो खुद अपने आप में चुन गए कि भैया मैं इनका बेटा हूं, मैं बन गया, तो वो राजतंत्र बोलेंगे। और जो प्रजा चुन रही है उसको गणतंत्र बोलेंगे। मैंने बताया था गणतंत्र पहले भी, गण मतलब लोग, लोगों का जो तंत्र है वो गणतंत्र होता है। ठीक है, तो यहां सिंपल सी बात है, जो सत्ता थी, जो समाज चलता था उनका, वो क्या चलता था, राजतंत्र चलता था या गणतंत्र वाला चलता था? गणतंत्र वाला चलता था। यहां ये चुन रही है इनको। तो ऋग्वेद काल में क्या हुआ, ऋग्वेद काल में जो तंत्र था, मतलब तंत्र मतलब इनका जो सिस्टम था, भैया कौन संभालेगा, कोई अगर मान लो कोई गुनाह करता है उसको क्या सजा मिलनी है, नहीं मिलनी है, तो तंत्र जो था वो राजतंत्र ना होकर क्या था, गणतंत्र लिख देते ना डायरेक्ट। तंत्र क्या था, गणतंत्रात्मक। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि अपने जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, कब आने वाला है? 26 जनवरी 2025। और अपना संविधान जो है वो लागू कब हुआ था? अडॉप्ट कब किया गया था? जो संविधान दिवस का जो मामला था, जो अपन आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बात सही है, 26 नवंबर 1950 को अपना संविधान जो है वो लागू हुआ था, लेकिन पर्टिकुलरली अपन 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को ही पहली बार अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस जो आज पार्टी है, उस जमाने में भी पार्टी थी, पर कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो लीडर्स हुआ करते थे उस जमाने में, आज कोई नहीं है, आज सिर्फ एक जोकर है। ऋग्वेद काल में जो तंत्र है वो गणतंत्र रहा था, लेकिन जो उत्तरवेद काल था, उत्तरवेद काल था, जो तंत्र आ गया ना, वो कौन सा आ गया? राजतंत्र आ गया। समझ में आ गई बात? रटने की आवश्यकता लग रही है क्या? एक कहानी के तौर पे चल रहा है मामला कि पहले भाई साहब जो है वो लोग चुनते थे, उसके बाद में उन्होंने जो राजा जिसे बना ना, तो राजा एक कचरा आ गया, ऑब्वियसली कचरा आ गया होगा कि यार जैसे मान लो तुम सबने मुझे चुना, मुझे लगा यार ठीक है, अब ये मेरे हाथ में जो पावर आ गई, अब इनकी ऐसी की तैसी समिति उमिति कोई नहीं बनेगी, मैं अपने जो है मेरे खानदान में से चुनूंगा, मैं आगे जो भी रहेगा मामला, कोई जो कर लो तुमसे। जब कोई जहाँ चाव चौपड़ करता था, कोई 2-3 आदमी उठ के आवाज भी उठाएंगे, अंदर डाल इसको, कूट इसको अंदर, कोड़े मार इसको, तो उनकी किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे धीरे धीरे राजतंत्र आने लग गया, और तब से लेकर अपना जब देश आजाद हुआ तब तक जो मामला रहा वो राजतंत्र रहा। राइट, राजाओं का ही राज रहा तब से, और राजाओं के बेटे ही उनके उत्तराधिकारी होते थे। उत्तरवेद काल में जो तंत्र रहा वो राजतंत्र रहा। क्लियर मामला? अब जो राजतंत्र की बात करेंगे तो राजतंत्र में सिंपल सी बात है, राजा होता है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। राजा होते थे तो उनको मंत्री भी होते थे, क्योंकि राजा अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, जो हिंदी में कहावत है, अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता था, तो वो मंत्री बनाते थे, जो कि आज अपने देश में भी है, और राजाओं के जमाने में भी मंत्री हुआ करते थे। जो राजाओं के जमाने में अकबर कालीन, मुगल कालीन बात करो आप चाहे चोल साम्राज्य की बात करो, मगध साम्राज्य की बात करो, अपने मेवाड़ क्षेत्र की बात करो, मारवाड़ की बात करो, शेखावाटी, किसी भी क्षेत्र की बात करो, सब में राजा के अलावा मंत्री होते थे, उनका कैबिनेट होता था। ठीक है, अब जो आज अपन मंत्री कहते हैं, जो मंत्री है ना, तो उस जमाने में इनको मंत्री नहीं बोलते थे, मंत्रियों को बोला जाता था मंत्रियों को क्या बोला जाता था? क्या लिखा हुआ है? रत्निन। रत्निन, रत्न मतलब 9 रत्न थे ना अकबर के, तो उससे याद रखना, रत्न मतलब भाई अकबर के 9 रत्न किस में से रहे होंगे? उनके मंत्रिमंडल में से रहे होंगे, तो रत्न से रत्निन बन गया। याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, वरना ये अस्तित्व वाली बात नहीं है कि रत्न से रत्निन बन गया। पर ये बेसिकली कह सकते हैं अपन कि उनके जो राजा के पास में जो मंत्री रहे होंगे, तो वो यूं कहता था कि भैया तुम मेरे रत्न हो। रत्न मतलब बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं, तो तुम मेरे रत्न हो, तो रत्न से रत्निन बन गया। रत्निन को मंत्री कहा जाता है, कहा जाता था।
मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। क्लियर मामला? बढ़े आगे। अब ये तो थी उनकी थोड़ी सी समाज की व्यवस्था, ज्यादा अपन घुसेंगे नहीं, दफनाए कैसे जाते हैं, जलाए कैसे जाते हैं, इससे कोई अर्थ नहीं है। वैदिक सभ्यता में जो अपने को मेन जो जानकारी चाहिए थी वो अपन ने ले ली। ठीक, अब वैदिक सभ्यता में अपन वेदों पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में क्या रहा कि जो 10वां मंडल है ना, मतलब इसमें क्या मामला था कि मंडल में डिवाइडेड था। मंडल मतलब अध्याय बोलो आप, एक तरीके से चैप्टर्स, उसको मंडल बोलते थे वो। ठीक है, तो 10वां मंडल जो रहा इसका, इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में आंशिक जानकारी मिलती है बस। आंशिक जानकारी, ठीक है। आश्रम व्यवस्था मतलब, लेकिन अगर अपन वैदिक कालीन की बात करें तो वैदिक कालीन में आश्रम व्यवस्था की जानकारी, अगर अपन एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या वैदिक काल, कोई आपसे पूछे क्या वेदों के अंदर या वैदिक कालीन सभ्यता में आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी है? नहीं है भाई साहब। ये सिर्फ 10वें मंडल में आंशिक बोलेंगे, तो ये सिर्फ मैंने जानकारी के लिए बताया है, वरना आश्रम व्यवस्था की नहीं है मामला। और एक कंपैरिजन सिंधु घाटी सभ्यता में और अपने वैदिक काल में एक कंपैरिजन ये भी रहा था, मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा कहीं नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तांबा मिला था, सोना मिला था, चांदी मिली थी, कांसा बनाया था, तांबा गलाने की भट्टियां थी, लेकिन लोहा नहीं मिला है कहीं पे। लेकिन यहां क्या है, ये लोहे से परिचित थे। लोहे के अवशेष मिले हैं तो लोहे के बारे में जानकारी थी, सिंपल बात है। लोहे के अवशेष नहीं लिखो तो लोहे के बारे में जानकारी थी, ये लिख सकते हो। ठीक है, सोना तांबा यहां पे भी मिला है, सोना तांबा था, पर ये यहां पे एक्स्ट्रा लोहे के बारे में जानकारी थी। क्लियर? वेदों के अंदर वैदिक कालीन सभ्यता में क्या रहा, सिर्फ वेद नहीं लिखे गए। वैदिक कालीन सभ्यता के अंदर अगर अपन बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे ना। उपनिषदों का नाम सुना हुआ है, शब्द सुना हुआ है ये उपनिषद। उपनिषद लिखे गए थे, आरण्यक लिखे गए थे। आरण्यक मतलब, आरण्य बोलते हैं जंगल को। आरण्य किसको बोलेंगे? जंगल को। जंगल का पर्यायवाची होता है ये। कभी जब आप हिंदी पढ़ोगे तो उसमें अरण्य शब्द आएगा, तो अरण्य से आरण्यक बनाए। तो जो जंगल में बैठ के ग्रंथ लिखे गए उनको क्या बोलेंगे? आरण्यक। और वेदांग थे। ठीक है, तो बेसिकली वैदिक कालीन सभ्यता में सिर्फ वेद नहीं लिखे गए, इसीलिए इसको वैदिक कालीन को सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता इसीलिए बोला जाता है कि आज अपने पास में 90% जो सोर्स है हिंदू परंपरा की बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम परंपरा इनको नहीं मानती है। मुस्लिम परंपरा संस्कृत में लिखी हुई चीजों को नहीं मानती है, अपने हिंदू परंपरा मानती है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि मुस्लिम परंपरा जो आई है वो मुगल से आई है, और मुगल यहाँ के नहीं थे। मुगल जो है, कोई कहते हैं भैया अफगानिस्तान से आए थे, कोई कहते थे ईरान से आए थे, कोई कहते थे कहाँ से आए थे। तो बेसिकली जो मामला था ना, ये ऋग्वेद काल की अगर अपन बात करें तो ऋग्वेद काल में ही सिर्फ वेद वगैरह नहीं लिखे गए थे, उत्तर वेद काल में भी लिखे गए थे। कब कौन सा वेद लिखा गया था, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अपने लिए सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि भैया वेद, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, वो भी ज़्यादा नहीं घुसेंगे अपन उसके अंदर। अपन को पीएचडी नहीं करनी है, जानकारी उतनी ही चाहिए जितना अपने एग्जाम के लिए इनफ हो। ज़्यादा बताएंगे तो जीवन जो है आपका कठिन हो जाएगा, सुसाइड करने की इच्छा होगी। तो कोई मतलब नहीं है कि इतना पढ़ा दिया मास्टर ने, क्या क्या पढ़े और पढ़ रहे हैं तो भूल रहे हैं पीछे का। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। एक हमारे जो विद्वान हुए हैं, मैक्स मूलर नाम था उनका, मैक्स मूलर।
कूलर नहीं, मूलर, मैक्स मूलर जो था उनका नाम था मैक्स मूलर। मतलब क्या था, जो आर्यों का मैंने शब्द आपको बताया, तो कई विद्वानों ने कहा कि यार आर्य आए कहाँ से होंगे भाई, जो बैसे चराते चराते आए तो कोई ना कोई गांव से तो आए होंगे ना। तो किसी ने कहा कि भाई साहब कश्मीर से आए थे, किसी ने कहा अफगानिस्तान से आए थे, किसी ने कहा उत्तर ध्रुव से आए थे। उत्तर ध्रुव जानते हो क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। ये क्या है, गोला नहीं है, पृथ्वी है, ठीक है। इसमें मैंने अंदर लिख दूंगा ये क्या है, अब बताओ अब क्या है, ठीक है। यहां मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे अपना देश है, उत्तर पश्चिम दिशा में ही है, ठीक है। ये जो मामला है ना, ये जो पॉइंट्स है ना नीचे के और ऊपर के, इनको बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव मतलब किनारे। अब गोले में तो कोई किनारा होता नहीं, तो अपन पर्टिकुलर ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते भैया किनारे। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। इसको बोलेंगे, ऊपर का मामला है तो ऊ फॉर ऊपर, ऊ फॉर उत्तर, और इसको बोलेंगे क्लियर। ये ध्रुव जो है ना, ये ध्रुवों में अगर आप जाते हो, कभी मौका मिले, नहीं भी मिले तो आप सर्च भी कर सकते हैं। इन पे 12 महीने बर्फ जमी रहती है और शानदार जमी रहती है। वहां जो टेम्परेचर जाता है वो -70, -80, -90, -100 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। वहां जो रहते हैं ना, वहां गिनती के 150 आदमी रहते हैं उत्तरी ध्रुव पे। वो 150 आदमी भी कौन रहते हैं, जो यहाँ के साइंटिस्ट है, जो वहां मरने के लिए गए हैं, जो वो खोज करते रहते हैं भैया यहाँ बर्फ में क्या है, कैसे लोग मतलब कैसे जीव रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुवों पे टेम्परेचर, सिंपल बात है, जब बर्फ जमी है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, खतरनाक डाउन। सर्वाइव नहीं कर सकता इंसान वहां पे, नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। नहीं जी तो सकता है, जी तो अपन चंद्रमा भी सकते हैं अब तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो उसको लेके जानी पड़ेगी उसको जीने के लिए। अंतरिक्ष पे भी जी सकते हैं अपन, ठीक है। तो कोई कहता है कि भैया ध्रुवों से आए, यहां से आर्य जो है भैंसे चराते चराते यहां तक आए। कोई मान सकता है क्या कि बावड़े हो रहे हो क्या तुम, वहां से आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं, मान लो वो ठंडे इलाके से यहाँ पे आ रहे हैं, तो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो अपन उसको मानेंगे नहीं। तो जो सर्वमान्य जो तथ्य होता है, जो सारे लोग जो लगभग मानते हैं, वो है अपने कूलर साहब का, मूलर साहब का, मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर ने आर्यों को कहा कि भैया ये कहां से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूं तो मैं आपको एक सिंपल सा एक शब्द बता देता हूं, ईरान। एशिया मतलब एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप और महासागर दोनों में भी अर्थ बता दो, अपन सिर्फ रटते होंगे महाद्वीप 7 थे, 5 थे, 10 थे, फलाना थे। द्वीप मतलब आइलैंड, और ऐसा द्वीप मतलब जो फ्लैट जगह होती है जिसपे इंसान रहता है, रह सकता है। और महासागर जो है वो सागर का मामला है, समुद्रों का। वहां इंसान खड़ा हो सकता है क्या, नहीं। पानी में खड़ा हो सकते हो क्या, नहीं। तो महासागर जो है वो अलग है। अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप के जो टुकड़े थे, कुछ टुकड़ा अमेरिका में चला गया, कुछ कहां चला गया। तो अपन कौन से महाद्वीप पे रहते हैं, अपना भारत कौन से महाद्वीप पे है, एशिया महाद्वीप पे, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द बड़े इजी, अगर अपन समझ ले, समझने के तरीके से पढ़े तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। रटने के तरीके से पढ़ेंगे महाद्वीप, महाद्वीप, और होता है क्या है द्वीप, यार ये तो जानो पहले। और द्वीप मतलब छोटा द्वीप, और जब महा लग जाता है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे देश होंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार क्या है, द्वीप समूह है। द्वीप समूह, समूह क्यों लगा हुआ है, क्योंकि अंडमान भी है, निकोबार भी है, दो समूह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अंडमान निकोबार अपने द्वीप है, आइलैंड है, जो अपने केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर काउंट किया जाता है। दमन दीव जो है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो गुजरात के पास में है। खैर ये जियोग्राफी पे ज्यादा नहीं बढ़े, ये जियोग्राफी का मामला आ गया। मैक्स मूलर ने आर्यों को कहां से बताया है, आया हुआ कहा है, लिख देते हैं यार, बताया है क्या होता है। मैक्स मूलर ने आर्यों को क्या बताया है कि भैया ये कहां से आए हैं, ये मध्य एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, और वहां से भैंसे चराते चराते यहां तक आ गए।
और आर्य फिर यही रहने लग गए तो जो है आर्यों ने इस जो जगह है इसको आर्याव्रत बोल दिया, और इन्होंने जो है यहीं पे बैठ के इन्होंने राजाओं वाजाओं को भी चुना। इनके कई सारे जो बड़े बुजुर्ग थे उसमें कई सारे बड़े बुजुर्गों में कुछ ऋषि मुनि भी हुए थे, और ऋषि मुनियों ने ही जो है वेदों की रचना की थी। और वेदों की रचना का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है अगर ऋषि मुनियों की बात करें तो वो श्रीमान वेद व्यास जी को जाता है। वेद व्यास नाम सुना है? तो जो वेदों की रचना की थी, वेदों के निर्माता थे, वैदिक काल के निर्माता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेदों के निर्माता की बात कर रहा हूं। वेदों के जो निर्माता थे वो कौन थे? वेदों की रचना किसने की थी? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। भैया ये क्लियर? वेदों की रचना में भी सबसे जो मुख्यतः है वो ऋग्वेद की रचना की थी उन्होंने। और जो पहले वेद के जो रचना की है तो अपन ये मान के चलते बाकी का भी इसने किया होगा, ठीक है? वैसे नहीं किया था लेकिन ऋग्वेद की रचना इन्होंने की, तो उनके निर्माता रहे, शुरुआत इन्होंने की थी। क्लियर? मांडलिया द्वैपायन याद रखने का सब्जेक्ट नहीं है। आपको कहीं ज्ञान बांटना है तो आप याद रख सकते हैं, जैसे मैं बांट रहा हूं तो मुझे याद रखना पड़ रहा है, तो आपको बांटना है तो आप याद रखें, लेकिन एग्जाम देना है और करेक्ट उसमें आंसर चाहिए तो वेद व्यास जी याद रख लो। ओनली व्यास एक सरनेम भी होता है हम ब्राह्मण्स में। सपोज मैं शर्मा हूँ, मैं गौतम ब्राह्मण हूँ, तो मैं गौतम ऋषि की संतान कही जाती है। और जो व्यास जी हैं, जो कहीं होता है ना कि मान लो फॉर एग्जाम्पल राकेश व्यास करके कोई नाम है, व्यास सरनेम सुना होगा आपने, तो वो व्यास की संतान रही है। और व्यास कौन है? ये वैदिक कालीन सभ्यता के जो ऋषि मुनि थे वो रहे हैं, ठीक है? तो ऋषि मुनियों ने आगे वंश बढ़ाए, खूब सारे वंश बढ़ाए का मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है वो कई राजाओं की तरह जो है वो रानियां ला दी, रानियों से शादियां कर ली है, भाई साहब जो है बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए, ऐसा नहीं था सीन। ऋषियों ने जिनको ज्ञान दिया ना, गौतम ऋषि ने 50 आदमियों को ज्ञान दिया तो उन्होंने गौतम समुदाय बना लिया। तो पहले क्या था, वैदिक साहित्य वैदिक सभ्यता के अंदर जब अपन ये समुदाय की बात कर रहे हैं तो अपन वर्ण व्यवस्था पे भी आते हैं। वर्ण व्यवस्था जिसको आज अपन जाति बोलते हैं। तो कौन सी जाति का है भाई? मैं कौन सी जाति का हूँ भाई? ये जो मामला था ऋग्वेद काल में, जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जाति पर, न कि धर्म पर। कर्म पर आधारित का मतलब समझे? कोई बाल काट रहा है तो वो नाई कहलाएगा। उसके पिताजी बोले से नाई नहीं रहे हो पर वो नाई है। वर्ण कर्म पे आधार था पहले मामला। अगर मैं ज्ञान बांट रहा हूं तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा कि भैया आप ब्राह्मण हो, आप राजाओं को भी ज्ञान बांट रहे हो। कोई जूते सिल रहा है या कोई लोहे का काम कर रहा है तो लोहे का काम कर रहा है उसको लोहार कहलाएगा। कोई लकड़ी का काम कर रहा है उसको कारपेंटर बोलेंगे, खाती बोलेंगे, बोलते हैं ना आज। पर आज ऐसा जरूरी नहीं है कि खाती लोग कारपेंटर का ही काम कर रहे हैं, फैक्ट नहीं है। आज ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया नाई लोग जो है, जो सैन समाज है, वो आज बाल काट रहे हैं, नहीं है। अधिकारी भी बन के बैठे हैं कई लोग, कई बिजनेस भी दूसरे बाती बाती का बिजनेस कर रहे हैं। पहले कर्म पर आधारित था ऋग्वेद काल तक, लेकिन जब मामला उत्तरवेद काल तक गया तो वो क्या है, वो धर्म पर आधारित हो गया। धर्म पर आधारित लाइक कि मान लो सपोज मैं ब्राह्मण हूं, मैंने राजा को ज्ञान बांटा, तो मैं नहीं था पहले ब्राह्मण, मेरे पिताजी ब्राह्मण नहीं थे, मान लो मैंने ज्ञान बांटा तो लोगों ने मुझे ब्राह्मण पंडित जी बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं उनका शादी कराने लगा, मैं पंडित जी बन गया। तो जो मेरा बेटा होगा ना, उसे भी मैं यही बोलूंगा कि तेरे पिताजी पंडित है तो तू भी पंडित बन भैया, भले से वो काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? ऋग्वेद काल में आप जो काम कर रहे हो वो आपकी जाति चेंज कर सकता है 1 सेकंड में। लेकिन उत्तरवेद काल में क्या रहा कि तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो तुम भी पंडित हो।
उनके आने वाले खानदान भी जो है, आने वाली पीढ़ियां भी, वो भी पंडित कहलाएंगे। तो ऋग्वेद काल तक जो वर्ण व्यवस्था थी, लिखा देंगे कल, वो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। उत्तरवेद काल तक वो धर्म पर आधारित होगी, जिसको आज अपन जाति बोलते हैं। ये जनरेट कब हुआ था? उत्तरवेद काल से ये जाति का जो मामला था, वरना अपन जाति का कोई मामला था ही नहीं। आपको मान लो सपोज कोई अगर जाके जो है वो फर्नीचर का काम कर रहा है, भले से वो मुस्लिम समुदाय से, लेकिन फिर उसको अगर आज जाति नहीं होती ना, तो वो उसके पिताजी भले से जो है मोहम्मद फारूक रहे हो, उसका नाम मोहम्मद सलीम रहा हो, लेकिन उससे बोलेंगे अच्छा तू खाती है, अरे वाह तू गोड़ लगा तेरे पीछे। तो ये मामला होता। आज कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो सैलून खोल के बैठे हैं, बाल काट रहे हैं। 90% अब तो वही आगे मेरे हिसाब से, 99% बोलूंगा इवन। ठीक, सेन समाज का नाम खत्म हो गया, मिस्त्रियों में काउंट हो गए वो। तो उनके कोई मोहम्मद फारूक है तो उससे बोलेगा इधर भाई तेरे नाम के जो फारूक सेन लगा तो पीछे। तो आज ये होता अगर जातियों का मामला नहीं होता तो। ठीक है, तो बहुत सारे हर चीज के डिमेरिट्स और मेरिट्स होते हैं, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। वो उससे कह अपने कोई विशेष अपना वो सब्जेक्ट नहीं है, अपन राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो यहां तक जो मामला रहा वो मुझे उम्मीद है कि क्लियर रहा होगा। रटने वाली कोई विशेष चीज नहीं थी, सिर्फ एक सामान्य जानकारी में उन लोगों के बारे में तो मैं बता रहा था। वो तो क्या है, मेरे पास में कोई असली का बंदा नहीं है, वरना मैं यहाँ खड़ा होकर मैं कहा भाई ये है आर्य, और ये आर्य वहां गया खेती करके दिखा। तो मैं प्रैक्टिकली बता दूं, उससे क्या इंसान के माइंड में थोड़ी सी चीजें लंबी टाइम तक टिकेगी। मैं ये चाहूंगा कि जो यहाँ पढ़ाया गया है वो भले से 1 घंटा, शुरुआत से मैंने एक चीज बोली थी, तन तो उपस्थित है, मन भी रखो, मजा आएगा पढ़ने में। वो उबाऊ टाइप से नहीं पढ़ाया जाएगा कि भाई साहब आ रहे हैं लिख दिया, ये भाई साहब होता क्या है। यहाँ पे एक शब्द अगर अवशेष भी लिखा होगा तो अवशेष का भी अर्थ बताऊंगा। ठीक है, खैर आज के लिए ज्ञान इतना ही। बाकी वेदों के बारे में अपन कल और पढ़ेंगे, वेदों के बारे में और जानकारी, वेद कितने हैं, वेदों में आश्रम व्यवस्था क्या है, वेदों में जो है ये वर्ण व्यवस्था क्या है। 4 वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे बोला करते थे अपन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद है आनंद आया होगा, बाबा की क्लास में मजा आया होगा, पढ़ने में, कथा सुनने में। ये कथाएं वाचन है एक तरीके से, है ना। बाकी इसको आगे कैरी ऑन करते हैं, तब तक के लिए टच में रहिए डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन के, और इस यूट्यूब चैनल पर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल।